अब आया रिज़ल्ट, मैंने लिस्ट ओपन करी, स्क्रॉल किया और जब उसमें मैंने देखा आयुष शर्मा ऑल इंडिया रैंक 270। मेरे फादर ने अपना प्रमोशन नहीं लिया, उन्होंने मेरे साथ जयपुर रहना डिसाइड किया ताकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। और पापा का ये सेक्रीफाइस, आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरी कोचिंग्स में रैंक अच्छी आ रही है। बट जिस साल मेरा एग्ज़ाम था उसी साल लास्ट में नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोश टॉक के मंच पर स्वागत है। मेरा नाम आयुष शर्मा है और मैं करंटली असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ में। आज मैं यहाँ पर आपको अपनी जर्नी शेयर करने आया हूँ कि कैसे मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद में प्राइवेट जॉब करी और फिर गवर्नमेंट जॉब में स्विच किया। साथ ही में मैं आपको कुछ टिप्स एंड लेसन्स भी दूंगा जिससे आपको आपकी एसएससी की एग्ज़ाम या कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं सीकर राजस्थान से हूँ। मेरी मम्मी हाउसवाइफ हैं, मेरे दीदी गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल हैं और मेरे फादर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माय 10th क्लास मैंने IIT JEE की प्रिपरेशन करी और 2 साल तक बहुत मेहनत करी। आई वॉज क्वाइट श्योर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मेरी कोचिंग्स में रैंक अच्छी आ रही थी। और उस टाइम तक जो JEE एडवांस में बैठने के लिए 12th का क्राइटेरिया था वो था 60% एंड अबव। अगर आपके 60% आ रहे हैं और उससे ऊपर हैं तो आप JEE एडवांस का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और 60 प्लस का मेरे को था, 60 प्लस मेरे आ जाएंगे, इसलिए मेरा पूरा फोकस JEE एडवांस की तरफ ही था। बट जिस साल मेरा एग्ज़ाम था उसी साल लास्ट में रूल चेंज हुआ और रूल में ये था कि जो 60% क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है वो अब चेंज हो जाएगा। तो मैं एकदम से नर्वस हो गया थोड़ा कि मैंने 12th की तैयारी इतनी करी नहीं थी। ऐसा नहीं था दोस्तों मुझे आंसर्स नहीं आते थे, आंसर्स मुझे सब आते थे। बट 12th में आपको मार्क्स सिर्फ आंसर्स के नहीं, उसको डिस्क्रिप्टिवली लिखने के भी मिलते हैं। तो अब मेरे पास कुछ महीने थे, मैंने 12th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और फिर मैंने मेरा 12th का एग्ज़ाम दिया। 12th में मेरे 77 परसेंटेज आए। अनफॉर्चुनेटली उस साल जो JEE एडवांस में बैठने के लिए क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था वो था 80% एंड अबव। तो इस तरह से मेरा IIT JEE में जाने का सपना ही रह गया। अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं NITs के लिए ट्राई करूँ। JEE मेंस में मेरा स्कोर अच्छा था, लेकिन वो जो रूल था उसमें ये था कि 60% इस बार जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो JEE मेंस के रिजल्ट पे नहीं बनेगी। उसका क्राइटेरिया होगा 60% जो मार्क्स होंगे वो JEE मेंस के होंगे और 40% वेटेज 12th क्लास को दिया जाएगा। और 12th क्लास के अंदर जो मेरे 77 परसेंटेज थे उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 58, जिस वजह से मुझे अच्छी NITs भी नहीं मिली। बट बीटेक तो करनी थी, एक जिद थी, बीटेक करनी है। तो मैंने और एग्ज़ाम्स दिए कॉलेजेस के, जिसमें मेरा सिलेक्शन SRM कॉलेज चेन्नई में हुआ और वहाँ से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपनी बीटेक कंप्लीट करी। कॉलेज के फाइनल ईयर में आते आते मेरा प्लेसमेंट हो गया और मैं बहुत खुश था। तो एक दिन मैं ऐसे ही मेरे दोस्तों से मिलने उनके फ्लैट चला गया। जब मैं वहाँ गया मैंने देखा कि मेरे दोस्त अभी भी पढ़ रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि प्लेसमेंट तो हो चुका है, अब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बोला कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने पूछा कौन सी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया SSC CGL। वो लाइफ में फर्स्ट टाइम था दोस्तों जब मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला। उसके बाद में मैं बेंगलोर चला गया अपनी जॉब करने के लिए। बेंगलोर में सब अच्छा था, ऑफिस अच्छा था, कलीग्स अच्छे थे, सैलरी भी आ रही थी। बट विद टाइम एक चीज़ को मैं मिस आउट कर रहा था, वो था सेटिस्फेक्शन। मैं वहाँ पे अक्सर सोचता था क्या यही फाइनल डेस्टिनेशन है? क्या मुझे और ग्रो करना चाहिए या मैं यहीं रुक जाऊँगा? ये थॉट बैक ऑफ द माइंड मेरे चलता रहता था। और मीनवाइल मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोला करते थे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। बट मैं उस चीज़ पे इनिशियली ध्यान नहीं देता था और मैं पापा को एक दिन बोला कि पापा गवर्नमेंट जॉब्स में लाखों बच्चे बैठते हैं और मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट तो हूँ नहीं, एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरा सिलेक्शन कहाँ ही होगा। तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा एवरेज होना प्रॉब्लम नहीं है, एवरेज सोचना प्रॉब्लम है। और उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे बताया कि जब उनका RAS का इंटरव्यू था तो पैनल ने उनसे पूछा कि सपोज़ करो कहीं पे बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई है और आपके पास में फोर्स कम है, तो आप उस भीड़ को कैसे कंट्रोल करोगे? तो मेरे पापा ने आंसर दिया कि जो भीड़ होती है उसमें से 10 से 15% ही मेन लीड होते हैं जो मिसक्रिएंट्स होते हैं, बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं उन्हें देख के। अगर आपने उन 10-15% को कंट्रोल कर लिया तो आप पूरी भीड़ को कंट्रोल कर लोगे। और सेम गवर्नमेंट एग्जाम में होता है, बैठे बच्चे जरूर लाखों बैठते हैं, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख,
लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं वो सिर्फ 10 से 15% होते हैं। उन 10-15% से ही आपको कम्पीट करना होता है, बाकी तो बस भीड़ है, तो भीड़ से कभी डरना नहीं चाहिए। और लास्ट में पापा ने मुझे बोला कि बेटा टाइम आ गया है, वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। तो दोस्तों उसके बाद में 5-6 महीने प्राइवेट जॉब करने के बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में मैंने एसएससी सीजीएल की तरफ अपना रुख किया। मैंने उसका सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि ये मैं कर सकता हूँ, बट मैंने जॉब से रिज़ाइन उस टाइम तक नहीं किया था। मैंने जॉब में रहते रहते 3-4 महीने सीजीएल का पूरा सिलेबस गो थ्रू किया, और जब मैंने सिलेबस पूरा गो थ्रू किया तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं 100% अपना डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से इस एग्ज़ाम को दूंगा तो मैं सिलेक्शन तो ले लूँगा। उसके बाद में मैंने बैंगलोर से रिज़ाइन किया और मैं जयपुर तैयारी करने के लिए आ गया, जहाँ पे मेरे फादर पोस्टेड थे। और जब मैं जयपुर आया उसके 1 महीने बाद में मेरे फादर का प्रमोशन हो गया, और उनका साथ ही प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफ़र भी हो गया। बट मेरे फादर ने अपना प्रमोशन नहीं लिया, उन्होंने मेरे साथ जयपुर रहना डिसाइड किया ताकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। और पापा का ये सैक्रिफाइस मेरे लिए एक और मोटिवेशन बन गया। तो उसके बाद में फाइनली मैंने एसएससी सीजीएल 2019 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और मैंने 1 से 1.5 साल बहुत मेहनत करी। मेरी जर्नी के दौरान बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। कभी-कभी मॉक्स में मार्क्स नहीं आते थे, तो मुझे लगता था कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बट एक चीज़ हमेशा दोस्तों याद रखना, जितने बड़े गोल्स होंगे, उतने ही बड़े स्ट्रगल्स होंगे। अगर आपका गोल हाई है, तो 100% डिमोटिवेशन आपको आएगा ही आएगा, बट उसको आपको बार-बार मेहनत कर करके उस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 से 1.5 साल मैंने तैयारी करी, मैंने सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम दिया, और रिज़ल्ट आते-आते दोस्तों 2022 आ गया। इसके मेन रीज़न डिले के 2 थे। पहला था कोविड-19, और दूसरा था सीजीएल 2019 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर नॉर्मलाइज़ेशन को लेके कुछ बच्चे कोर्ट के अंदर चले गए थे। तो मीनवाइल इस टाइम में मैंने सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के भी एग्ज़ाम दिए, जिससे मुझे सीजीएल 2020 में सीजी अकाउंटेंट की पोस्ट मिली, और सीजीएल 2021 में मेरे मार्क्स अच्छे थे, बट मुझे डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया ताकि किसी की सीट वेस्ट ना हो। और फिर आया फाइनली वो दिन सीजीएल 19 का रिज़ल्ट। जब मैंने लिस्ट देखी तो मेरा सिलेक्शन हुआ था जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर, और मुझे मुंबई ज़ोन मिला था। और मुंबई सपनों की नगरी है, मैंने भी सपने लेने स्टार्ट कर दिए। फैमिली खुश थी, फ्रेंड्स खुश थे, रिलेटिव्स खुश थे, फ़ोन आ रहे थे, सब विश कर रहे थे, और मुझे लगा अब तो लाइफ सेट है। फिर दोस्तों घर पे आया जॉइनिंग लेटर। जब मैंने जॉइनिंग लेटर ओपन किया तो मैंने देखा कि मुझे मुंबई नहीं, मुझे नासिक जॉइन करना है। तो थोड़ा सेटबैक लगा, बट फिर पता चला कि नासिक भी अच्छी सिटी है, मैं वहाँ पे रह लूँगा, और मैं नासिक जॉइन करने चला गया। जब मैंने नासिक में जॉइन किया तो 2 दिन बाद में मुझे पता चला, मैं और एक मेरा दोस्त जो अभी 2 दिन पहले ही मुझसे मिला है, हम दोनों को नासिक नहीं, नासिक कमिश्नरेट के अंदर धुले डिवीज़न में जॉइन करना है, जो कि नासिक से 180 किलोमीटर्स दूर थी। तो फिर से थोड़ा सेटबैक लगा, बट दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, साथ में रहेंगे, हो जाएगा। तो हम दोनों वहाँ से धुले जॉइन करने के लिए चले गए। जब हमने धुले डिवीज़न में जॉइन किया तो मुझे वहाँ पता लगा कि जो मेरा दोस्त है उसको तो धुले डिवीज़न में ही जॉइन करना है, मुझे धुले डिवीज़न भी नहीं, मुझे धुले से भी 100 किलोमीटर दूर नंदुरबार रेंज है, वहाँ जॉइन करना है। अब दोस्तों मैं अकेला पड़ गया, और मुझे लगा कि लाइफ इज़ नॉट एज सिंपल एज आई अज्यूम्ड। और मेरे दिमाग में मैंने सोचने लगा कि जो मेहनत है वो आपको सक्सेस दिला सकती है, बट जो जगह है वो आपकी किस्मत ही डिसाइड करती है। बट था क्या, जॉइन तो करना था। मैंने सामान उठाया और मैं नंदुरबार के लिए चला गया। जब मैंने नंदुरबार में जॉइन किया तो मुझे पता लगा ऑफिस में स्टाफ सिर्फ 2 ही जनों का है, मैं और मेरे सुपरिटेंडेंट। तो विद टाइम दोस्तों मैं वहाँ पे अकेला पड़ गया। मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि शहर नया था, ना कोई दोस्त था, ना कोई रिलेटिव था, ना कोई फ्रेंड था। मुझे धीरे-धीरे ऐसे लगने लगा कि सब कुछ होकर भी मेरे पास में कुछ मिस आउट कर रहा हूँ मैं, और खुद से ही कंप्लेन करने लगा कि क्या बैंगलोर सही था? क्या मुझे यहाँ पे आना चाहिए था? वगैरह-वगैरह। अब मेरे पास में दोस्तों 2 रास्ते थे। पहला तो ये कि वहीं रहूँ और कंप्लेन करूँ, और दूसरा ये कि फिर से मेहनत करूँ, अपनी रैंक इम्प्रूव करूँ और घर के पास में पोस्टिंग ले लूँ। और दोस्तों मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने अपने अकेलेपन को अपनी अपॉर्च्युनिटी बनाई, और सीजीएल 22 के लिए फुल डेडिकेशन के साथ फिर से लग गया। जब आप अकेले होते हो दोस्तों, तो आप रात को 12 बजे सो, 1 बजे सो, वो मैटर नहीं करता, आपकी सुबह जल्दी आँख खुल जाती है। और जब मैं नंदुरबार में था, कुछ ऐसा ही मेरे साथ होता था। मैं सोता था बट 5 बजे मेरी आँख खुल जाती थी, और मुझे वहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं होता था, बस मैं कंप्लेन ही करता रहता था। बट जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो वही 5 बजे उठना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि जब मैं जल्दी उठता था
तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था कि मैं अभी मेरे पास पूरा दिन है, मैं मेरी पढ़ाई को अच्छे से कर सकता हूँ, और मैं पढ़ाई करने बैठ जाता था। उसके बाद में मैं ऑफ़िस जाता था। ऑफ़िस में भी जब जब मुझे टाइम मिलता था तो मैं इंग्लिश के वोकैब, ईडियम, वन वर्ड्स ये सब पढ़ लिया करता था, क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं। फिर जब मैं ऑफ़िस कंप्लीट करके आता था, उसके बाद में मैं 2-3 घंटे सीरियसली पढ़ता था। उसके बाद में मैं मेरा डिनर बनाता था, डिनर करता था। उसके बाद में फिर 2-3 घंटे पढ़ता था और रात को 12 बजे मैं सो जाता था। और वीकेंड्स पर मैं मॉक टेस्ट लगाया करता था, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको आपकी ग्रोथ का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मैं हमेशा अक्सर लोगों को कहता हूँ कि पढ़ाई करो लेकिन मॉक टेस्ट ज़रूर लगाओ। उसके बाद में ये जो रूटीन था दोस्तों, ये मैंने 50 डेज़ तक कंटिन्यू किया विदाउट एनी ब्रेक, फुल कंसिस्टेंसी के साथ, फुल हार्ड वर्क, प्रॉपर डिसिप्लिन, और एक भी मैंने छुट्टी नहीं ली। ना मैं घर गया, ना मैंने कुछ किया, कुछ भी नहीं। 50 दिन तक कंटिन्यू मैंने इसे फॉलो किया। और उसके बाद में आया CGL 22 का एग्ज़ाम। जब मैं CGL 22 का एग्ज़ाम देके बाहर निकला एग्ज़ाम हॉल से, तो मेरे फेस पर एक स्माइल थी और मुझे अंदर ही अंदर लग रहा था कि इस बार मेरा हो जाएगा, मैं फाइनली घर के पास जा रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों बात थी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करने की। तो मन था राजस्थान में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ले लूँ, बट मीनवाइल मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी, और जो मेरी फियांसी थी, जो करंट में मेरी वाइफ है, वो गुड़गांव के अंदर एक MNC के अंदर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्क कर रही थी। इसलिए मैंने दिल्ली आने का सोचा और मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ के अंदर एज ए ASO ऑप्ट किया। फिर आया दोस्तों वो दिन जिसका सबको इंतज़ार होता है, फाइनल रिज़ल्ट। तो सुबह से ही मैं थोड़ा नर्वस था कि क्या होगा, फिंगर्स क्रॉस थी, बट फिर भी मेरे को अंदर से मोटिवेटेड था, श्योरिटी थी कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अब आया रिजल्ट, मैंने लिस्ट ओपन करी, स्क्रॉल किया, और जब उसमें मैंने देखा आयुष शर्मा ऑल इंडिया रैंक 278, तो उस मोमेंट दोस्तों मैं कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो गया। और मैं इतना खुश था कि वो खुशी डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो सिर्फ आप फील कर सकते हो। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ सक्सेस ही नहीं ली है, इस बार मैंने खुद से किए वादे को भी पूरा किया है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी जर्नी कि कैसे मैंने SSC CGL के बारे में सोचा, उसके लिए प्रिपरेशन करी और मैंने क्वालिफाइंग की। तो अब मैं आपको कुछ टिप्स एंड लेसन्स दूंगा जो मैंने मेरी जर्नी में सीखे और आपको आपकी जर्नी में हेल्प करेंगे, जिससे आप भी ये एग्ज़ाम SSC CGL का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि सक्सेस के बाद भी ग्रोथ जरूरी है। आप जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते, आप मेहनत करते रहो। दूसरा ये है कि लाइफ में रिस्क हमेशा लेनी चाहिए दोस्तों। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो लाइफ टाइम रिग्रेट ही रह जाएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जॉब के साथ साथ भी प्रिपरेशन हो सकती है, बस आपको एक प्रॉपर यू नीड टू फॉलो प्रॉपर टाइम टेबल। क्योंकि जब आप जॉब ले चुके होते हो तो बेसिक्स आपके ऑलरेडी क्लियर होते हैं, बस आपको उनको एनहांस करना है और स्ट्रॉन्ग करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। सब लोग सोचते हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई, बट ऐसा नहीं होता। जब मेरा 2 साल की मैंने मेहनत करी और मेरा IIT नहीं निकला था, तो मुझे भी लगता था कि मेरी पढ़ाई वेस्ट हो गई। बट मेरी उस टाइम की मेहनत, जब मैंने SSC CGL किया, वो मेहनत मेरा बेस बन गई और मुझे उसने बहुत हेल्प किया। और दोस्तों कभी भी लाइफ में किसी के साथ भी आपको कंपैरिजन नहीं करना है। आपकी जर्नी यूनिक होती है, उसे अपने हिसाब से बनाओ। और मैं बताना चाहूँगा कि सेल्फ नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको हमेशा सेल्फ नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट होता है, वो सेल्फ नोट्स बहुत हेल्प करते हैं। आप उनको इजीली गो थ्रू कर सकते हो, और खुद का लिखा अगर आप पढ़ोगे और एक बुक से पढ़ोगे तो उसमें फ़र्क होता है। और कंफर्ट जोन से हमेशा दोस्तों बाहर निकलो, क्योंकि एग्ज़ाम इमोशन से नहीं, डिसिप्लिन से क्लियर होती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब कोई मैजिक नहीं है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ की एग्ज़ाम देनी है। 1 से 2 महीने लो, टाइम लो जितना आपको चाहिए, डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, टेक्निकल फील्ड, नॉन टेक्निकल फील्ड, कौन सा एग्ज़ाम देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सब एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर देते हैं और सबकी तैयारी करने लगते हैं, एंड रिजल्ट कहीं सिलेक्शन नहीं। लेकिन जिस एस्पिरेंट के गोल्स पहले से डिसाइडेड होता है और वो उसी के ऊपर पूरी मेहनत करता है, उसके गोल्स, उसका टारगेट सब कुछ डिसाइडेड होता है, वो एंड रिजल्ट तक पहुंचता है, उसे सक्सेस मिलती है। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन सबको आता है, स्टार्ट सब कर देते हैं, बट कुछ दिन के बाद में लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। लास्ट में सिलेक्शन उसी का होता है जो लास्ट तक टिका रहता है, लास्ट तक कंसिस्टेंटली उस एग्ज़ाम के पीछे लगा रहता है, फोकस्ड रहता है। मैंने कभी गवर्नमेंट एग्जाम्स का सोचा ही नहीं था, बट सिचुएशंस ऐसी आई कि मैंने CGL का एग्ज़ाम भी दिया 2019 का, 1 से 1.5 साल तक मेहनत भी करी,
और उस 1 से 1.5 साल मेहनत के बीच में मेरे को प्रेशर भी था, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक जॉब छोड़ के आ चुका था। तो प्रेशर था कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या? लेकिन मेरा गोल फिक्स था कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे था कि अगर मैं मेरा 100% दूंगा कंसिस्टेंसी के साथ में, और अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा, तो मेरा सिलेक्शन जरूर से जरूर 100% मेरा सिलेक्शन होगा। मुझे था कि अगर मैं फुल कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क के साथ में इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 1 से 1.5 साल करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बस आपको लगे रहना है, अंत तक टिके रहना है। जो लास्ट तक टिका रहेगा वो बाजी मार लेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं भी आप जैसा एक सिंपल स्टूडेंट ही था, अगर मैंने कर लिया तो आप भी कर सकते हैं। बस आपको लगे रहना है, मेहनत करना है। मैं भी कोई बहुत बड़े शहर से नहीं आता, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी से नहीं हूँ, मैं भी सीकर राजस्थान से ही हूँ और मिडिल क्लास फैमिली मेरी थी। तो फोकस बस आपको रहना है लाइफ के अंदर। अगर आपके गोल्स क्लियर हैं कि आपको करना क्या है, तो आप उसको 100% कर लोगे। आज मैं इस मंच पर हूँ, मैं जोश टॉक का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका दिया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करते रहें और एक दिन इस मंच पर आकर मेरी जगह खड़े होकर अपनी जर्नी शेयर करें। दोस्तों, मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था। मेरी पेरेंट्स की आंखों में वो चमक, वो इमोशन, वो सुकून मैं चाहता हूँ एक दिन आप भी महसूस करें। इसलिए मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपके पास में ड्रीम है तो उसके लिए फाइट करो। लास्ट डिसीजन आपका ही होगा, सेफ रहना है या मेहनत करनी है। थैंक यू, जय हिंद।